हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दिवाली भी अच्छी से मनी होगी। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग 4-5 दिन बाद मिल रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, गला ख़राब नहीं था। आज भी आवाज़ कुछ वैसे ही बैठी बैठी सी आ रही है, बट कोई नहीं, आज हम लोग क्लास करेंगे और आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था पीछे। तो हम लोग अगर बात करें तो दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे थे, जिसके तहत हम लोग भारत के भौतिक विभाजन या ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया को कर रहे थे, या कह सकते हैं कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे वो कौन सा था दोस्तों? भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है, या भू आकृतिक विभाजन, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। हम लोग टॉपिक कर रहे थे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, हम लोग ये टॉपिक कर रहे थे और जिसमें लास्ट में हम लोगों ने हिमालय से रिलेटेड सारी चीज़ें की थी, जिसमें हम लोगों ने हिमालय के दर्रे देखे, हिमालय की चोटियाँ देखी, हिमालय का डिवीज़न देखा किस किस भाग में। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने हिमालय से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो चीज़ें कर ली थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मैंने दोस्तों आपको जब लास्ट क्लास में बताया था कि जो भारत का भौगोलिक विभाजन है जी या भौतिक विभाजन है, उसको हम लोग दोस्तों देखते हैं। भारत का जो भाग है उसको हम लोग 5 पार्ट में देखते हैं। कौन कौन सा भौतिक विभाजन के अंतर्गत आता है? तो पहले मैंने आपको बताया था कि उत्तर में क्या होता है? हिमालय, जिसको भारत का पर्वतीय प्रदेश भी बोलते हैं। फिर दूसरा जो होता है वो है उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। दूसरा डिवीजन जो होता है, जो भौगोलिक संरचना दूसरी जो होती है वो होती है उत्तर भारत का मैदान। तीसरा जो होता है वो है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार यानी इंडियन पेनिनसुला। चौथा जो होता है वो होता है दोस्तों तटीय मैदान, तटीय मैदान यानी कह सकते हैं कोस्टल प्लेन। पांचवा जो होता है वो होता है दोस्तों द्वीप समूह, द्वीप समूह जिसमें हम लोग जिसको बोल सकते हैं आइलैंड, आइलैंड। ठीक है, याद रखना है जैसे कि लक्षद्वीप है तो लक्षद्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो ये द्वीप है। तो भारत का जो भौतिक विभाजन है इस तरीके से 5 पार्ट में भारत बटा हुआ है। जैसे कि अगर हम देखें भारत को तो उत्तर में हिमालय पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। फिर उत्तर के भारत के मैदान को हम लोग देखते हैं और प्रायद्वीपीय पठार देखते हैं, जिसमें कभी कभी हम लोग नाम सुनते हैं हिस्ट्री में दक्कन का पठार, है ना, दक्कन रीजन या कुछ भी। तो ये क्या है, वो जो विंध्याचल के जो दक्षिण का एरिया है उसको दक्कन बोलते हैं, बट उससे ऊपर वाला क्षेत्र भी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं तो दोस्तों तटीय मैदान, तटीय मैदान का मतलब जो है जो समुद्र से जो हमारी सीमा लगती है उसके बीच में जो तटीय घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, उन्हीं के अगर वेस्ट में और ईस्ट में क्या है दोस्तों तटीय मैदान है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। फिर आइलैंड मैंने बताया कि दोस्तों हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाली खाड़ी में है और इसी तरीके अरब सागर में दोस्तों लक्षद्वीप स्थित है। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत का जो भौतिक विभाजन है वो 5 भागों में हम लोग करते हैं, है ना। उनको कौन कौन सी भौगोलिक संरचना उस आधार पर हम लोग डिवीजन करते हैं, जिसमें दोस्तों लास्ट में मैंने आपको हिमालय के बारे में पढ़ाया था। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गले में प्रॉब्लम, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लास करूंगा। आज काफ़ी दिन हो गए, 4-5 दिन मैंने क्लास नहीं ली, तबीयत मुझे। तो हिमालय मैंने लास्ट क्लास में संपूर्ण खत्म किया था, एकदम पूरा होलिस्टिक हम लोगों ने हिमालय के बारे में पढ़ा था। और हिमालय के बारे में जितना मैंने डिटेल से बताया, आपको इतना डिटेल कहीं भी नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, मैंने देखो हिमालय के बारे में पहले बताया, फिर हिमालय का डिवीज़न 2 तरीके से मैंने बताया कि एक तो दोस्तों हम लोग भौगोलिक आधार पर करते हैं, दूसरा प्रादेशिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर अगर हम बात करें हिमालय का डिवीजन तो दोस्तों ट्रांस हिमालय या जिसको ऊंचाई के आधार पर भी बोलते हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। फिर प्रादेशिक हिमालय विभाजन पर दोस्तों हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन किया जाता है उसमें हम लोगों ने पंजाब हिमालय देखा, कुमायूं हिमालय देखा, नेपाल हिमालय देखा, असम हिमालय देखा। फिर इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हिमालय संबंधित जितनी भी चोटियाँ होती हैं जो हिमालय पर स्थित हैं उनको हम लोगों ने स्टेट वाइज और साथ में ही जो हिमालय से मान लो कोई चोटियाँ जो है वो ग्रेट हिमालय का हिस्सा है, तो मैंने स्टेट और ग्रेट हिमालय का हिस्सा है और नॉर्थ से साउथ, वेस्ट ईस्ट ये कैसे हैं वो सारी चीज़ें बताई। फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको हिमालय पर स्थित जितने भी दर्रे थे उनको मैंने आपको बताया। तो हिमालय की पढ़ाई हम लोग ऑल ओवर किस तरीके से की जाती है एक सिस्टम से मैंने उसको बताया। ठीक है दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा पानी पीना।
तो मैंने उसको थोड़ा सा बताया, ठीक है। तो पूरा मैंने उसको हिमालय को वहां कवर अप किया, पूरा समाप्त किया। आज हम लोग दोस्तों उत्तर भारत के मैदान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं धन्यवाद, और जो मेरी चैनल पहली बार अगर आए हैं और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है दोस्तों, और दूसरों को शेयर भी करें, ठीक है। बस आपको इतना करना है, बाकी आप टेंशन छोड़ दीजिए, मेरे साथ बने रहिए। आप बस 10-15 मिनट जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको देख लीजिए, आपको फील होगा मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। दूसरी चीज़ दोस्तों, बस आपको करना क्या है, एक पेन लेकर रखना है, ब्लू ब्लैक पेन ले लेना है और रफ एक कॉपी ले लेनी है। आपको साथ साथ मेरे लिखते चलना है। आपका सारा जो नोट्स है वो आपका खुद से बन जाएगा, एक अच्छा सा नोट्स, एक प्यारा सा नोट जिसको आप क्विकली रिवीजन कर सकेंगे, और हर एक चीज़ बहुत डीप में पढ़ेंगे, जितना आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेगा। कोई एक जगह आपको, कोई जितना मैं पढ़ा रहा हूँ कहीं किसी एक जगह आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप किसी भी बुक को पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है दोस्तों, उत्तर भारत का मैदान। बहुत डिटेल से और आराम से समझेंगे। मेरी एक आदत है, मैं कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ तो बहुत डिटेल से खुद भी पढ़ता हूँ, बच्चों दूसरे को भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, और बहुत आराम से, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। ये जो यूपी पीसीएस का मेंस देना है या यूपीएससी का मेंस देना है या प्री देना है, कॉम्प्रिहेंसिव प्री कम मेंस जो ये सिलेबस है इसको हम लोग लेके चल रहे हैं। और यूपी आरओ है, जो भी देना चाहते हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट, कोई भी एग्जाम हो, ऑल एग्जाम, इसमें सारा कुछ कवर अप होगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। हर एक एंगल को हम लोग करते चलेंगे। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज जो टॉपिक हमारा, उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान। मैं पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं, थोड़ा सा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बना देता हूं कि क्या होता है। जैसे कि हम उत्तर भारत का जब मैदान बोलते हैं तो इसके अंतर्गत ये याद रखना कि पंजाब में स्थित जो जितना भी उपजाऊ क्षेत्र है, जो उपजाऊ मैदान है, वो इसके अंतर्गत आता है। गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है या गंगा के इलाके वाला जितना भी क्षेत्र वो इसके अंतर्गत आता है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है और उसके आसपास का जितना भी जो उपजाऊ मैदान क्षेत्र है वो सारा इसके अंतर्गत आता है। एक चीज़ ये भी याद रखना है कि ये जो उत्तर भारत का मैदान है, ये सिर्फ गंगा का मैदान नहीं है, ये सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र पूरा तीनों का जो एरिया है, तीनों नदियों का जो या उसकी सहायक नदियों का जो एरिया है, उन तीनों ही की एरिया को या क्षेत्र को मिलाकर हम उत्तर भारत का मैदान बोलते हैं। यहाँ तो आपको याद रखना है, बट बड़ा क्षेत्र जो है हमारा उत्तर भारत का मैदान का जो बड़ा क्षेत्र है वो गंगा की रीजन वाला आता है, इसलिए उसको गंगा का मैदान भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, इस चीज़ को हमेशा कॉन्सेंट्रेट बना कर रखना है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि जो उत्तर भारत का मैदान होता है वो पंजाब, जो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा जो बनाए गए उपजाऊ मैदान वो है, गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया उपजाऊ मैदान वो शामिल होता है, ब्रह्मपुत्र एवं उसके द्वारा बनाए गए उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए मैदान को हम लोग क्या है, उत्तर भारत के मैदान में होलिस्टिक संपूर्ण बात करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब बात हम करते हैं कि उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों जब मैं आपको भारत के भौतिक विभाजन की पहली क्लास करा रहा था तब मैंने इसको थोड़ा सा आपको बताया था। कैसे मैंने बताया आपको कि जब मैंने बताया आपको कि जब क्या था कि जो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने के बाद क्या हुआ दोस्तों, हिमालय का निर्माण हुआ। मैंने पीछे क्लास में बताया हिमालय कैसे निर्माण हुआ, तो उसी से लेकर हम लोग चलते हैं बात थोड़ा सा, फिर आगे हम लोग इसको लिखेंगे और बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के बाद दोस्तों क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। और एक चीज़ याद रखना है कि हिमालय के निर्माण से पहले भी मैंने बताया था कि हिमालय के निर्माण से पहले बीच में क्या था, एक 33 सागर था, और 33 सागर में नदियों द्वारा अवसाद लेकर आके जमा किया जा रहा था। तो इसका मतलब ये है कि जो नदियां हैं, जो बहुत सारी नदियां हैं जो क्या है कि हिमालय के निर्माण से पहले भी बह रही थी, यानी हिम नदियां जो हैं बहुत पुरानी हैं, उनका नामकरण हमने अपने अकॉर्डिंग रख दिया। एक चीज़ को याद रखना है कि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वो बहुत पुरानी हैं, और हिमालय की भी बहुत सारी नदियां ऐसी जो बहुत सारी पुरानी हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो जैसे कि जब क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हो गया, तो हिमालय का निर्माण हुआ तो अब नदियां तो वो जो पहले थी हिमालय के निर्माण से पहले, वो भी पहले निकलने का प्रयास तो करेंगी। तो जहाँ पर भी उनको कम ऊँचाई मिलेगी वहाँ की ओर वो बहना शुरू, क्योंकि वो क्या होगी, ऊपर की ओर तो चढ़ती नहीं। ऐसा नहीं कि ये ढाल है ऊपर की ओर जा रहा ऊंचाई है तो वहां चढ़ेगी, नहीं, वो हमेशा ढाल से नीचे की ओर आने का प्रयास करेंगी। तो इसी क्रम में क्या हुआ, जब
हिमालय का निर्माण हुआ तो हिमालय से बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो हमारे भारत की ओर प्रवाहित हुई। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। अब एक चीज़ आपको समझना है, यहाँ पे समझना क्या है, पहले आपको एक पॉइंट लिखेंगे फिर हम इसको समझाऊंगा मैं आपको। तो इसमें आप पहले एक पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखना है? पॉइंट हेडिंग में डालेंगे निर्माण। कैसे इसका निर्माण हुआ इसको हम लोग समझेंगे। इसको समझने के क्रम में मैं आपको बताऊं तो लिखना है इसका निर्माण, लिखो, लिखते चलना, फिर मैं इसको समझाऊंगा। इसका निर्माण, इसका निर्माण हिमालय। हिमालय, हिमालय मतलब दोस्तों क्या है? शिवालिक। हिमालय मतलब क्या है? शिवालिक। अब जो भी मेरी पिछली क्लास पढ़ चुका होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि शिवालिक क्या है, क्योंकि हिमालय का जो डिवीजन है वो हम लोगों ने दोस्तों देखा जाए कि उत्तर भारत के मैदान के जस्ट ऊपर जो हिमालय आता है वो है दोस्तों शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय के दक्षिण यानी ग्रीपद यानी पैर के पास जो हिमालय के, शिवालिक हिमालय के दक्षिण से ही उत्तर भारत के मैदान की शुरुआत हो जाती है। तो हिमालय यानी मैंने लिखा इसका निर्माण, इसका निर्माण, सॉरी, इसका निर्माण, इसका निर्माण हिमालय यानी शिवालिक के दक्षिण में स्थित, हिमालय के दक्षिण में स्थित अग्रगर्त में, अग्रगर्त में, अभी मैं समझाऊंगा इसको, अग्रगर्त में हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा, प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा, नदियों द्वारा, नदियों द्वारा लाए गए इसका निर्माण हिमालय के दक्षिण में स्थित अग्रगर्त में हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है, के जमाव से हुआ है। अब इस चीज को समझना है, जो मैं पॉइंट यहां पे लिखा है, मैंने लिखा है कि इसका निर्माण हिमालय के दक्षिण में स्थित अग्रगर्त में हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। अब ये हमको समझना है अग्रगर्त क्या होता है और हिमालय। तो मैंने यहाँ पे आपको देखो दो चीज आपको याद रखना है, एक तो हिमालय और दूसरा प्रायद्वीप, यानी दो जो उत्तर भारत का मैदान है उसका निर्माण सिर्फ हिमालय की नदियों द्वारा नहीं हुआ है, प्रायद्वीपीय नदियां भी, जैसे हम बात करें दोस्तों जो यमुना की जो सहायक नदी है चंबल, चंबल आप देखेंगे तो ऐसे बहती है, इस तरीके से यमुना मिलती है। चंबल के बाद सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, सोन, है ना, सोन नदी, पुनपुन नदी, ये सारी नदियां क्या है? ये सारी नदियां उत्तर की ओर जाती हुई दिखाई देंगी आपको, उधर की ओर जाती हुई दिखाई देंगी। तो ये प्रायद्वीपीय नदियां, और ये प्रायद्वीपीय नदियां क्या कर रही हैं? उधर की ओर जा रही। तो ये भी कुछ ना बहुत ज्यादा बड़ा रोल, अहम भूमिका नहीं निभा रही कि मुख्य भूमिका में है कि ये जो उत्तर भारत का मैदान उसके निर्माण में मुख्य भूमिका नहीं, बट इनका कुछ रोल है। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि जो हिमालय, जो प्रायद्वीपीय पदार्थ, और कभी भी अगर सेंटेंस में दे देता है ना क्वेश्चन में, तो आपको सही लिखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि हिमालय जो उत्तर भारत का मैदान है का निर्माण हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियों के लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है, सही है या गलत? तो सही है। सिर्फ हिमालय नहीं, प्रायद्वीपीय नदियों भी कुछ इसमें भूमिका निभा रही है, बट अहम नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रही, बट है, कुछ तो कर रही है ना, थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन दे रही है अपना, जितना भी दे रही है उतना है। तो इस वजह से याद रखना है कि इनका जो उत्तर भारत का मैदान हुआ है हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियों के, है ना, लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। ठीक है, तो अब ये चीज याद रखना कि गर्त क्या होता है। तो मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं, इसी के नीचे डायग्राम आप बनाएंगे मेरे साथ में। ठीक है, ये पॉइंट लिखा, अब फिर आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाते चलना मेरे साथ में। देखो मैंने बताया था कि ये जो प्लेट है इस तरीके से क्या है दोस्तों, ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय से जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो ये महान हिमालय, इससे भी ऊंचा होता है। फिर इस तरीके से ये, ठीक है, ये शिवालिक हिमालय, सॉरी लघु हिमालय, और ये शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के दोस्तों, शिवालिक हिमालय के यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, गर्त था, इस तरीके से, ये इस तरीके से ये गर्त का मतलब आप समझेंगे, अभी आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। ये देखो दोस्तों, ये क्या है, ये हमारा जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है मैंने जो ये बनाया है, ये दोस्तों हिमालय का पार्ट है, ये चारों हिमालय है। ठीक है, ये हिमालय है, और ये वाला जो हिमालय है, ये वाला, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं शिवालिक हिमालय। इसको भी लिख लो अलग से, क्योंकि मैंने यहाँ यूज़ किया है, इसको लिखा है, तो आप इसको लिख लें। क्या लिखने हैं, इसको लिखेंगे शिवालिक हिमालय, शिवालिक
ठीक है, शिवालिक। आप समझ में आ गया, ये शिवालिक है। तो शिवालिक के दक्षिण में मैंने लिखा है ना, देखो दक्षिण में, तो ये दक्षिण है इसका। इसको दोस्तों गिरिपद बोलते हैं, गिरिपद। अभी हम लोग जो भाबर प्रदेश पढ़ेंगे तब थोड़ा सा और समझेंगे। तो ये दोस्तों क्या था, ये गर्त। गर्त कैसे हुआ कि जब ये हिमालय बना, और हिमालय के बनने के बाद दोस्तों क्या हुआ, हिमालय के बनने से के बाद क्या हुआ, जो हिमालय के दक्षिण में गर्त सा बन गया था, क्योंकि प्लेटें टकराने के बाद क्या हुआ, कुछ भाग जो है वो नीचे धंस गया, और जब नीचे धंसा तो वो भाग क्या होगा दोस्तों, जब नीचे धंसा वो भाग क्या हो जाएगा, गड्ढे की तरह, गर्त की तरह, इस तरीके से एक भाग बन गया था। और हिमालय का निर्माण इस तरीके से हो गया, और ये गर्त भरा नहीं, और ये गर्त दोस्तों इसी तरीके से बना रहा। बट हुआ क्या दोस्तों, जब ये गर्त का निर्माण हो गया तो हिमालय से कुछ नदियां निकलने लगी, और हिमालय से नदियां निकल के क्या होती, जब हिमालय से नदियां निकलती तो वो कैसा होती, अब नदियां निकलेंगी तो ऐसा है नहीं कि वो सीधे सिर्फ पानी लेकर आए, जब निकलती है तो ये क्या करती है, अपने रास्ते में आने वाले कोई भी कंकड़ पत्थर, कोई भी पत्थर, सबको काटती हुई चलती, और जब वो काटेंगी तो अपने साथ क्या होगा, उसको लेकर भी तो नीचे आएंगी, ऐसा नहीं कि उसको ऊपर छोड़ देंगी। तो जब ऊपर लेकर आएंगी तो क्या हुआ, इस तरीके से जब वो चलती है, इस तरीके से लेते हुए जब आती है, तो वो जो अवसाद है वो लेकर दोस्तों इसी गड्ढे में जमा कर देती है। अब जब ये गड्ढे में जमा होने लगता है, अब जब ये गर्त जो है, अब जब क्या होगा, यही जो अवसाद है, यही जो अवसाद जो नदियां लेकर आती हैं, जब इसको जमा करके इस गड्ढे में भरने लगी, इस तरीके से ये भरने लगी, और इधर से जो देखो, अब ये देखो, ये हिमालय का पार्ट है, और ये वाला कौन सा पार्ट है दोस्तों, ये वाला कौन सा पार्ट है, और ये दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है, और ये प्रायद्वीपीय भाग है। या अब डायग्राम को सही स्पष्ट बनाना है, और यहाँ से भी कुछ नदियाँ चल रही हैं इस तरीके से, और ये भी क्या हो रही है, इसमें कुछ अवसाद लेकर आ रही हैं, कुछ अवसाद लेकर आ रही है, ये भी कुछ अपने इसके साथ अवसाद लेकर आ रही है, इस तरीके से, इस तरीके से इसमें कुछ अवसाद लेकर आ रही है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ रहा है, मतलब कि समझे कि मैंने क्या बताया कि ये जो है शिवालिक की जो नदियां हैं वो भी कुछ, जैसे हिमालय की कुछ नदियां हैं वो भी अपने साथ अवसाद लेकर आई, उसने इस गर्त में जमा किया। प्रायद्वीपीय नदियां निकल कर आ रही थी, उन्होंने भी इसमें कुछ गर्त में क्या हुआ, अवसाद जमा किया, तो जिससे क्या हुआ, इसका जो ये गर्त जो है भर गया, और जब ये भरा तो कुछ इस तरीके से देखो, अब मैं इसको डब्बे में आपको बना के बस ऐसे दिखा रहा हूँ, इस तरीके से एक मैदान बन गया, मान लो इमेजिन कर लो, इस तरीके से पूरा ये मैदान बन गया, और इस मैदान में क्या है, उपजाऊ मिट्टी का निर्माण है, क्योंकि है ना, इस तरीके से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। तो निर्माण समझ में आ गया, निर्माण कैसे हुआ, तो हिमालय के दक्षिण में, यानी हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। आपको अगर कुछ भी ना याद रहे, अगर आपको समझ में आ रहा तो बस आप इतना लिखें कि हिमालय, इसका निर्माण हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियाँ, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियाँ तथा उनके सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के से क्या हुआ, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। मैंने आपको थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट बताया जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, आप पढ़ेंगे तो ये अगर गर्त वाली कोई स्टोरी कहीं नहीं मिलेगी, सीधा आपको लिखा मिलेगा कि इसका निर्माण हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से उत्तर भारत का निर्माण हुआ है। ये आपको नॉर्मल बुकों में लिखा हुआ मिल जाएगा, आप चाहे पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है, बट ये अग्रवर्त वाली कॉन्सेप्ट जो है वो आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी, बट मैंने आपको थोड़ा डीप पे ले जाकर बताया, बट आपको समझ में आया चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझ में आ गया, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया, और ये डायग्राम भी आपको बना लिया होगा दोस्तों डायग्राम। ठीक है, अभी मैं इसका आपको होल डायग्राम बनवाऊंगा, जब अभी इसको मैं थोड़ा सा अभी एक लाइन और लिखाऊंगा, फिर इसके बाद मैं इसका आपको होल डायग्राम बनाऊंगा। अभी मैं इसको, ठीक है, ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ ये पॉइंट। अब अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या लिखना है दोस्तों? ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करूंगा, इस पॉइंट को थोड़ा सा और एलोबरेट करूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखो इसमें पॉइंट अगला लिखना है दोस्तों। अगला पॉइंट क्या लिखना है? उत्तर भारत के मैदान में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा
सहायक नदियों द्वारा लगातार इसका अवसादीकरण किया जा रहा है लगातार इसका अवसादीकरण किया जा रहा है, जिससे इसका किसका उत्तर भारत के मैदान का, किसका NIA नॉर्थ इंडियन प्लेन, NIP लिख दिया मैंने, ठीक है, उत्तर भारत के मैदान, तो जिससे इसका निरंतर विकास हो रहा है, इसीलिए इसे सिंधु, लिखते चलना मेरे साथ, अभी मैं समझाऊंगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अथवा गंगा का मैदान भी कहते हैं, ठीक है। तो आप समझो मैंने क्या लिखा है दोस्तों, उत्तर भारत के मैदान में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा लगातार इसका अवसादीकरण किया, यानी जो नदियां हैं अपने साथ अवसाद लेकर आ रही हैं और अवसाद जमा कर रही हैं, तो उसी को अवसादीकरण कहते हैं उस मैदान में। तो लगातार, क्योंकि नदियां अभी भी, ऐसा तो नहीं नदियां एक समय तक बही फिर बहना बंद हो गई, आज भी हम लोग देख रहे हैं गंगा नदी बह रही, उसकी सहायक नदी आज भी हम लोग पढ़ते हैं, देखते रहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, सिंधु नदी आज भी बह रही है, उसकी सहायक नदी आज भी बह रही है, और ब्रह्मपुत्र नदी आज भी है, और पहले भी बह रही थी और आज भी बह रही, और इसकी सहायक नदी बह रही। तो ये जब बह रही है तो क्या होगा, अपने साथ अवसाद भी लाती रहेंगी, और जब ये अवसाद लाती रहेंगी तो और ये अवसाद लाके कहीं ना कहीं जमा करेंगी, और जमा कहाँ कर रही है, तो ये उत्तर भारत के मैदान में जमा कर रही हैं, और जब ये जमा कर रही हैं तो ये क्या होगा, इसका निर्माण हो रहा हिमालय के उत्तर भारत के मैदान का। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट को लिखा है कि उत्तर भारत के मैदान में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा लगातार इसका अवसादीकरण किया जा रहा है, यानी अवसाद लाके जमा किया जा रहा है, जिससे इसका निरंतर विकास हो रहा है, क्योंकि इसका जब नदियां लेकर अवसाद लेकर आएंगी तो इसका विकास होगा ही होगा। इसलिए इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है, या गंगा का मैदान भी कहते हैं। ये पॉइंट बहुत आसान है, मैंने समझा दिया, ठीक है। इसीलिए अब इसी पॉइंट के आगे आपको लिखना है, क्या है, आपको इस पॉइंट के आगे क्या लिखना है, यह भारत का सबसे नवीनतम भौगोलिक क्षेत्र है, सबसे नवीनतम भौगोलिक क्षेत्र है। ये पॉइंट समझ में आ गया ना, भौगोलिक क्षेत्र है सबसे नवीनतम, क्यों, क्योंकि इसका निरंतर निर्माण अभी भी हो रहा है। हिमालय की नदियां अब हिमालय हैं, जो नदियां हैं वो अपने साथ अवसाद लेकर आ रही हैं, अवसाद जमा कर रही हैं, उनका बहना भी निरंतर चल ही रहा है, तो वो अवसाद भी लेकर आ रही, तो इसका निर्माण होता ही जा रहा है। तो इसीलिए ये जो भौगोलिक क्षेत्र पे आधार पर जो हमने हिमालय देखा है, उत्तर भारत का मैदान देखा है, प्रायद्वीपीय पठार देखा है, तटीय मैदान देखा है, और जो हम लोगों ने द्वीप समूह देखे, उनमें से सबसे नया भाग जो है वो दोस्तों क्या है, वो उत्तर भारत का मैदान है। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण सबसे बाद में हुआ है, और फिर क्या बात, दूसरी चीज ये है कि इसका निरंतर निर्माण चल भी रहा है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। और अगर आपसे कभी भी पूछा जाए भारत का सबसे प्राचीनतम भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार, सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार ही था, उसके बाद हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद उत्तर भारत और सब सारी चीजें बनी हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहली क्लास अगर आप देखेंगे भारत का भौतिक विभाजन, तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है और आपको डायग्राम बनवाया है, पूरा होलिस्टिक डायग्राम बनवाया था। एक दिन की पूरी क्लास मैंने यही बताई थी कि कैसे हिमालय, उत्तर भारत के मैदान,
तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार का किस तरीके से सारी चीज़ें बनी हैं, और फिर मैंने उसका पूरा होलिस्टिक एक डायग्राम भी बनाकर आपको समझाया था। वो जो पहली क्लास जो भी देख लेगा ना, उसको किसी भी टॉपिक, ये जो भौगोलिक विभाजन है भारत का, उसमें कोई भी चीज़ समझ में ना आए ऐसा संभव ही नहीं है। हर चीज़ आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगी, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना कि तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है, आप मेरी चाहे से निवेदन समझ लीजिए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपको पहली क्लास की देखनी है, भारत का भौतिक विभाजन करके पहली क्लास होगी, विद मैप के साथ मैंने लिखा है जो, ठीक है। आप उसको देखेंगे। आज मैं इसको क्या कर दूंगा, आपको इसको पिंक भी कर दूंगा, आपको जो पिन कर दूंगा इसी में, ठीक है। आपको नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा, मैं उसको, ठीक है, उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आप जरूर देखिएगा वो पहली क्लास को। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये पॉइंट हो गए, कुछ पॉइंट आपने लिखे, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम समझने चलता है, मतलब समझते चलना है, ठीक है। हम आराम से इसको पढ़ते चलेंगे, ठीक है, कि चीज़ को क्लियर होते चलेंगे। अब आगे हम लोग इसके आगे और बढ़ेंगे। आगे क्या करना है दोस्तों, आगे इसमें और पॉइंट लिखेंगे, और पॉइंट क्या लिखना है तो वो भी आप लोग समझते चलेंगे, ठीक है। आगे दोस्तों एक चीज़ याद रखना है कि इसकी जो लंबाई है पूरब से पश्चिम दिशा में, वो 3200 किलोमीटर है। मैं यहाँ पॉइंट आपको लिखा दे रहा हूँ, बट आपको मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपको इसको याद नहीं करना है कि कितनी लंबाई। हाँ, याद हो जाए तो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए पेपर में नहीं याद आ रहा है कि कितनी लंबाई, तो कोई लोड लेने वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है, कि लोड ले रहे हैं कि उसको याद करने की कोशिश करना। नहीं, आपको लंबाई नहीं, बस आपको ऐसा लिख देना है कि मान लीजिए, है ना, इसकी ये लगभग इसकी इतनी लंबाई, लगभग भी लिख देंगे। मान लो हमने 3200 लिखा है, अगर आप लगभग भी लिख के 3100 कुछ भी लिख देंगे तो आपको गलत नहीं ठहराया जाएगा वहां पे, ठीक है। बट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। सिंधु से, सॉरी, लिखना है गंगा से ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने के बीच पूर्व से पश्चिम से पूर्व, ऐसे लिख लो, पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है, ठीक है, 3200 किलोमीटर है। मैंने आपको लिख दिया। अब आपको मान लीजिए नहीं याद आ रहा है तो लगभग करके लिख दीजिए, ये पॉइंट ही स्लिप कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। आप इस पॉइंट को ही स्लिप कर दीजिए कि इसकी लंबाई कितनी है, नहीं बताने की जरूरत है। बट जो पॉइंट मैंने पहले लिखाए हैं और जो मैं अभी बाद में लिखाऊंगा उसको जरूर लिखना है आपको, मैं अगर कभी मेंस में आता। और वो डायग्राम जो मैंने बनाया वो बनाना है, और एक अभी डायग्राम मैं और बनवाऊंगा अभी लास्ट में, तो आपको याद रखना है कि वो डायग्राम भी आपको बहुत अच्छे से बनाना है, उस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखा है, गंगा से ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने के बीच पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि गंगा से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच की जो इसकी लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है दोस्तों, उत्तर भारत का मैदान एक समतल मैदान है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समतल मैदान है। हर पॉइंट को समझेंगे, पहले लिखेंगे फिर उसको समझेंगे। समतल मैदान है, ताकि आपके पास नोट्स भी रहे, आप भविष्य में कभी पढ़ना चाहे तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं है, आप आराम से रिवीजन करें उसको बैठ कर, ठीक है। उत्तर भारत का मैदान एक समतल मैदान है जिसकी समुद्र तल से, अब याद रखना हमने क्या लिखा है यहाँ पे, समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 मीटर है। कितना, 200 मीटर, किलोमीटर नहीं है, ऊंचाई हमेशा याद रखना है कि मीटर में। 200 मीटर है। कितनी है, 200 मीटर है। मैं ब्लैक पेन का यूज करता हूं तो थोड़ा डार्क आपको दिखा, 200 मीटर है, ठीक है, ठीक है, 200 मीटर है। अंबाला से सहारनपुर के बीच
ऐसे ना लिखो, इस पॉइंट को ऐसे ना लिखो, इसकी अधिकतम ऊंचाई यहाँ पे लिखना है, इसकी अधिकतम ऊंचाई ऐसे लिखो, इसकी अधिकतम ऊंचाई, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, इसकी अधिकतम ऊंचाई 291 मीटर अंबाला से सहारनपुर के बीच है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 291 मीटर अंबाला से सहारनपुर, अंबाला से सहारनपुर के बीच है, ठीक है। यानी मैंने बताया कि एक समतल मैदान है जिसकी औसत ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो 200 मीटर है। कहाँ से? समुद्र तल यानी समुद्र के नीचे से लेकर तल से लेकर ऊपर तक अगर देखेंगे तो 200 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, ठीक है। बट इसकी अधिकतम ऊंचाई दोस्तों कहाँ पे आपको? अंबाला। अंबाला कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में। और ये सहारनपुर कहाँ पड़ता है? तो ये यूपी में, यानी यूपी के वेस्ट वाले रीजन के सहारनपुर से लेकर हरियाणा के अंबाला तक की के बीच की जो ऊंचाई है, ये थोड़ा पहाड़ी इलाका है। और पहाड़ी इलाका होने की वजह से क्या है, इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 291 मीटर, लगभग 90 मीटर लगभग ऊंची है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। ये पॉइंट मैं क्यों लिखा रहा हूं अभी मैं बता दूं, क्योंकि दोस्तों क्या है, यहीं से ये जो नदी, ये जो मैदान है, ये जल विभाजक के रूप में कार्य करने लगता है। क्योंकि जो अंबाला के जो अगर हम वेस्ट की ओर देखेंगे यानी पश्चिम की ओर देखेंगे तो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और जाके अरब सागर में गिरती हैं। और इसी के पूरब की ओर गंगा एवं उसकी सहायक नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती हैं और जाके बंगाली खाड़ी के में गिर जाती हैं। तो यानी अंबाला, इस मैदान के क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र है अंबाला जो क्या है, वो जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, ठीक है, ठीक है। तो यह इसी में लिखना कि बीच है, यही भाग यानी अंबाला या ना, अंबाला के बीच, सहारनपुर से अंबाला के बीच का जो भाग है, यही भाग उत्तर भारत के मैदान में, उत्तर भारत के मैदान में जल विभाजक का कार्य करता है। उत्तर भारत में जल विभाजक का कार्य करता है ना, का कार्य, जल विभाजक का कार्य, यही भाग उत्तर भारत के मैदान में जल विभाजक है ना, जल विभाजक है। यही भाग उत्तर भारत के मैदान में जल विभाजक है, ठीक है। इस चीज को यही लिखना है, जल विभाजक है, ठीक है। अब इसके आगे इसी में पॉइंट में लिखते चलना, इसके पूर्व में किसके, इस भाग के, यानी किसके, अंबाला एवं इसके जो इधर है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एक लाइन, जैसे मान लो ये मैदान है पूरा होलिस्टिक मान लीजिए, मैं एक ठीक है, इसमें इस तरीके का जो भाग है, ये मान लीजिए एक ऊंचा हुआ भाग है जो जिसकी ऊंचाई 291 मीटर है, और यही से ये सहारनपुर है और ये अंबाला है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये 291 किलोमीटर है। और इसी के पूरब की ओर यानी यहाँ की ओर, इधर की ओर अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, बंगाल, ये क्या है, गंगा नदी इधर की ओर बहने लगती है और इसकी सहायक नदी इधर की ओर बहती है और जाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसके इधर सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियां इधर की ओर बहने लगती है इसी ऊंचाई की वजह से, और फिर ये उधर की ओर बह जाती है। तो यही लिखना है, इसके पूर्व में गंगा एवं उसकी सहायक नदियां पूर्वी दिशा की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। इसके पूरब, जबकि पश्चिम में सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां
सहायक नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, की ओर प्रवाहित होती हैं और प्रवाहित होकर अरब सागर में जाकर गिरती हैं, अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जल विभाजक वाला। ये पॉइंट अगर देखो मैं आपको बता दूं, कभी आपको मेंस में लिखना हो, यूपीपीसीएस में और पूछा जाए आपसे उत्तर भारत के मैदान के बारे की विशेषताओं के बारे में बताएं, और कम से कम आपसे दे दे वो 150 वर्डों में लिखने के लिए, तो आप जितना मैंने लिखा है ना, इसी को अगर आप एलोबरेट करके डायग्राम बनाकर अगर आपको दे देता है तो आप इसी को आराम से 150 वर्ड में लिख सकते हैं। अगर 250 वर्ड में देता है तो आपको फिर इसका डिवीजन भी बताना पड़ेगा, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा इसके जो क्षेत्र हैं वो। अब इसका दोस्तों क्या है, इसका वर्गीकरण किया जाता है, 2 आधारों पर इसका वर्गीकरण किया। जैसे हिमालय का मैंने 2 आधार वर्गीकरण किया, इसी तरीके उत्तर भारत के मैदान का 2 आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। कैसे? एक तो दोस्तों भू आकृतिक दृष्टि के आधार पर वर्गीकरण और दूसरा प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो अभी हम इसके आगे वाला जो पॉइंट है वही लिखेंगे, बट इससे पहले अब मैं आपको एक मैप बनवा देता हूं उत्तर भारत के मैदान का। ठीक है, ताकि आपके पास क्या हो जाए, एक लोकेशन भी पता रहे कि कौन सा उत्तर भारत का मैदान होता है। ठीक है, तो चलिए ये पॉइंट लिखा, फटाफट पॉइंट लिखे पहले, फिर मैं आपको इसका एक मैप बनवाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत क्लियरली समझना है इसको आपको, फटाफट। ठीक है, तो हो गया होगा, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब चलिए चलो एक मैप बनाते हैं। अब हम लोग इसका पूरा से एक क्या करते हैं, हम लोग इसका एक डायग्राम बनाते हैं अच्छा सा, आपको मेरे साथ साथ बनाते चलो। एक डायग्राम बना ही चुके हैं हम लोग, दूसरा डायग्राम फिर से बनाएंगे इसको। अब हम लोग दूसरा डायग्राम दोस्तों बनेगा उत्तर भारत के मैदान का ही बनेगा। तो जैसे कि ये अगर हम बात करें, ये गुजरात का इलाका है, इस तरीके से ये ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है मैप में ऐसा लग जाता है नज़र कि वो बनता ही नहीं है, तो कभी कभी तो एक ही बार में बन जाता है। हाँ, अब देखो आया आपके लिए अगली। ठीक है, आप लोग भी एक प्यारा सा मैप बनाएंगे मेरे साथ साथ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। तो इस तरीके से, ठीक है, मैं नीचे का भाग नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मुझे हम लोगों को क्या है, अगर हम बना भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके नीचे का इस तरीके से भाग बनेगा, फिर इस तरीके से, ये इस तरीके से हम लोग का नीचे का भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, एक प्यारा सा हमारा भारत हो गया। अब भारत में अगर हम बात करें दोस्तों, तो कौन सा भाग है जो उत्तर भारत का मैदान है, तो उत्तर भारत का जो मैदान है दोस्तों, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो जो भाग है, वो भाग है दोस्तों कहाँ से लेकर इस तरीके से, इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको छोड़ दें ऐसे। ठीक है, ये वाला क्षेत्र, और इसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ से लेकर इस तरीके से, इस तरीके से ये पूरा जो क्षेत्र है, और फिर यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र है, ये इधर से इस तरीके से, ये इस तरीके से पूरा क्षेत्र, और ये बीच का जो जितना भी क्षेत्र है, जितना हम लिखा रहे हैं, इसी को दोस्तों उत्तर भारत का मैदान बोलते हैं।
ठीक है, जिसको मैंने आपको बनाया है, आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से बनवाया था। यहाँ पे भी मैं आपको इसको ये वहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि कौन कहाँ पर है। तो ये दोस्तों अगर हम बात करें, इसको दोस्तों हम लोग उत्तर भारत का मैदान बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है उत्तर भारत का मैदान। तो देखो मैंने ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र भी लिया। पंजाब में जैसे कि अगर हम बात करें, सतलज है, रावी है, चिनाब है, ये सारी नदियाँ आके निकलती हैं, तो यहाँ से इनको भी मैंने लिया। तो ये उत्तर भारत का मैदान होता है। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान होता है। और इसमें दोस्तों क्या है, अगर हम बात करें तो ये राजस्थान का एरिया भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ले लो, क्योंकि हम थार मरुस्थल जो पढ़ते हैं वो राजस्थान का मैदान भी ही भाग आता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट उसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं तो कोई वो भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस तरीके से पूरा हम लोग उत्तर भारत का मैदान को देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे उत्तर भारत के मैदान की बात। इसके बाद हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, उत्तर भारत के मैदान क्यों दोस्तों। ठीक है, आप लोग देखो मैं आपको बता दूं, ये वाला क्षेत्र आप बनाइएगा ही मत। ठीक है, इसको मैं हम लोग अलग से एक पॉइंट करके लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर क्या होगा, आप लोग कंफ्यूज करेंगे कि ये तो राजस्थान मरुस्थल वाला क्षेत्र है, इसको कैसे, तो इसको छोड़ दें। ठीक है, बाकी इधर का जो क्षेत्र है, इधर का जो क्षेत्र है इसी को बनाएंगे आप लोग, ये मत बनाइएगा ये, क्योंकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। इसको हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, ये हम लोग अलग से एक पॉइंट करके लिख लेंगे। ठीक है, तो उत्तर भारत का मैदान, क्योंकि मैदान जो होता है वो उपजाऊ क्षेत्र है, तो उपजाऊ क्षेत्र जो है राजस्थान का पूर्वी इलाका उपजाऊ क्षेत्र है, तो इसलिए उसका हम लोग पूर्वी इलाका लेंगे, पश्चिम वाला इलाका राजस्थान का नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि पश्चिम का जो है रेगिस्तान इलाका है, वहाँ पर ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये चीज़ जो है ये उत्तर भारत का मैदान है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। तो अब हम लोग दोस्तों उत्तर भारत का जो मैदान है यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। इससे आगे क्या, जो हम लोग अभी आगे देखो हम लोग क्या करेंगे, उत्तर भारत का जो भौगोलिक वर्गीकरण है, जो दो आधार पर वर्गीकरण किया है, एक तो भौगोलिक दृष्टिकोण से उसका वर्गीकरण किया गया है, प्रादेशिक आधार पर उसका वर्गीकरण किया है, उसको हम लोग आगे कल की क्लास में करेंगे। आज हम लोगों ने उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से और भी पॉइंट इसमें होते हैं, जो इंपॉर्टेंट था वो चीज़ें कर ली। अब कल से हम लोग इसकी भू आकृतिक प्रदेश देखेंगे, जैसे हम लोग भाबर देखेंगे, तराई देखेंगे, बांगर, खादर क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे। और फिर इसके आगे क्लासेस में कंटिन्यू रहेंगी। अभी इसमें काफ़ी 3-4 क्लास लगेंगी, क्योंकि बहुत डिटेल से मैंने क्या बताया, ये जो कोर्स है वो कॉम्प्रिहेंसिव, एक क्लास में नहीं होगा उत्तर भारत के मैदान का समय आपको, हर कम से कम 40 मिनट की 4 क्लासेस चाहिए इसके लिए। ठीक है, तब जाके आपका ये होलिस्टिक कवर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग दोस्तों यहीं तक रखते हैं, बाकी इससे आगे कल करेंगे, क्योंकि दोस्तों मेरा गले भी दर्द करने लगा है चिल्लाते चिल्लाते, क्योंकि हमें दर्द हो रहा है। ठीक है, बट आज मैं सोचा था कि मुझे क्लास लेनी है तो लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये याद रखना, और इससे आगे हम लोग कल करेंगे। और दोस्तों हाँ, अगर सेशन अच्छा लगा हो और वीडियो को अगर है ना, वीडियो अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों दूसरों को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, और बस आपसे निवेदन यही कि जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ आप सिर्फ उतना ही करते चलेंगे तो आप बहुत अच्छा इसमें कर लेंगे। कोई भी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको देता हूँ, बट मैं आपको फिर भी एक बुक पढ़ने की आपको एडवाइस हमेशा देता हूँ। जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मेरा एक मानना है कि टीचर चाहे जितना भी अच्छा आपको पढ़ा रहा हो, कितना भी अच्छा आपको कंटेंट दे रहा हो, बट आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी ही चाहिए, क्योंकि बुक पढ़ने से आपके थॉट डेवलप होंगे, आपकी चीज़ें समझ में आएंगी, आप और चीज़ें अपने आप से निकाल के लेकर आएंगे। बुक पढ़ने की आदत डालेंगे तो आगे आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कामयाब हो पाएंगे। अदरवाइज पीपीटी पीडीएफ नोट्स के भरोसे ही आप रहेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। बट मैं आपको जितना पेपर के टाइम, देखो मैं आपको बता दूं, पेपर के टाइम जो मैं नोट्स करा रहा हूं उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ने की टाइम है। अभी आपके पास टाइम है, आप आराम से बुक्स को पढ़ें। बुक्स पढ़ने से आपका बहुत सारा फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैं टीचर हूं तो मैं बुक्स पढ़ लें। मैं आपको बता दूं, मेरा सारा ये नोट्स कंप्लीट है। आपको जो बुक्स आपको पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं उसमें जो पॉइंट है वो मिल ही जाएंगे, बट जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है वो आपको शायद उस बुक में ना मिले, वो नहीं मिलेंगे। बट ये चीज़ याद कर रखना कि एक बुक्स को आपको रिफर करके रखना हमेशा पढ़ने के लिए। आपको हमेशा कुछ ना कुछ उसमें पढ़ते रहना चाहिए। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास एक बुक होनी ही चाहिए। ठीक है, अच्छी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम लोग दोस्तों कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद दोस्तों।